जय हिंद दोस्तों। 28 फरवरी 2026 दोपहर 12:15 पर यूएस इजराइल अटैक में ईरान के सुप्रीम लीडर आप किसी व्यक्ति को मार सकते, उसके जज्बे को, उसके शौर्य, वीरता, स्वाभिमान को खत्म नहीं कर सकते। इजराइल और यूएसए ने ईरान पर जो हमला किया उसके पीछे कोई एक वजह नहीं, बल्कि सालों से चलती आ रही दुश्मनी और कुछ रिसेंट बड़े कारण थे। इजराइल और यूएसए हमेशा से चाहते थे कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम ना हो। फरवरी 2026 की शुरुआत में ओमान में होने वाली पीस टॉक पूरी तरह फेल हो गई। ट्रंप और नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान ने यूरेनियम एनरिच इतना बढ़ा लिया है कि वो कभी भी बॉम्ब बना सकता है और ह्यूमैनिटेरियन ट्रेड को रोकने के लिए यह हमला किया गया। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आपको जानना जरूरी है कि ये यूरेनियम एनरिच है क्या। यूरेनियम एनरिच का मतलब है नेचुरल यूरेनियम की ताकत को बढ़ाना। असल में जो ज़मीन से यूरेनियम निकलता है उसे दो तरह के हिस्से होते हैं। U-238 ये 99% से ज़्यादा होता है, लेकिन ये एनर्जी पैदा करने में काम नहीं आता। दूसरा 235 ये सिर्फ 0.7% ही होता है और यही वो असली चीज़ है जो बिजली बनाने और एटम बम बनाने में काम आता है। तीसरा U-234 ये 0.05% होता है, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। पहले यूरेनियम को गैस में बदलते हैं UF6 गैस, फिर गैस के सेंट्रीफ्यूज मेथड में बहुत तेज स्प्रेइंग मशीन चलाते हैं। U-235 हल्का होता है इसलिए बाहर निकल जाता है और U-238 अंदर रह जाता है। इससे बार बार रिपीट करते हैं जब तक डिज़ायर परसेंटेज ना आ जाए। ये प्रोसेस बहुत ही महंगा और कॉम्प्लेक्स है, इसलिए सिर्फ कुछ कंट्री ही यूरेनियम बना सकते हैं, जैसे इंडिया, USA, रसिया, चाइना etc। जनवरी 2026 में ईरान के अंदर वहाँ के लोगों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बहुत बड़े प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। ईरान की सरकार ने उन्हें रोकने के लिए काफ़ी सख्ती की और हजारों लोग मारे गए। ट्रंप ने इसे रिजीम चेंज का एक मौका देखा और कहा कि वो ईरान के लोगों को इस ऑपरेसिव रेजिमेंट से आज़ाद करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि नॉर्थ कोरिया में लोग गरीबी, भूख जैसी कंडीशन के साथ साथ चुपचाप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें ज़्यादा आज़ादी भी नहीं होती कि वो अपनी प्रॉब्लम खुलकर बता सके। मेरे ख्याल से अमेरिका को सबसे पहले वहाँ रिजीम चेंज करना चाहिए। अमेरिका को लगा कि जैसे उसने सीरिया, लेबनान, लीबिया और वेनेजुएला के साथ किया है, वैसे ही ईरान के टॉप लीडर को मार कर वहाँ भी कर लेगा, और अमेरिका की ये सबसे बड़ी भूल थी। अमेरिका ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, इजराइल ने इस ऑपरेशन राइजिंग लायन, ये हमला तेहरान के करीब उनके ही हाईली सिक्योर्ड अंडरग्राउंड बंकर पर हुआ, जहां वो अपनी मिलिट्री कमांडर के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे थे। इजराइल ने इस ऑपरेशन में बंकर ब्लास्टर मिसाइल्स, जो जमीन के काफ़ी अंदर तक मार कर सकती है, का इस्तेमाल किया। ये मिसाइल्स F-35 फाइटर जेट के जरिए फायर किया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक बंकर इतना मजबूत था कि नॉर्मल बम से उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था, लेकिन इजराइल ने एक साथ कई हैवी पेलोड्स गिराए, जिससे बंकर की छत पूरी तरह गिर गई। धमाके की वजह से पूरा अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बैठ गया, जिसकी वजह से वहां मौजूद कोई भी शख्स बच नहीं सका। और कुछ घंटे बाद ईरान के सरकारी मीडिया और IRGC ने ऑफिशियली उनकी मौत कंफर्म कर दी। ईरान अभी तक जो जवाब दे रहा है उसके 4 बड़े कारण हैं। हिजबुल्लाह, हुतीस और ईरानी मिलिट्रीज अलग अलग जगह से प्रेशर बना रहे हैं। इससे इजराइल और यूनाइटेड स्टेट को एक साथ कई फ्रंट्स पर ध्यान देना पड़ रहा है, जिससे उनकी ताकत बढ़ जाती है। जहां ईरान का एक ड्रोन सिर्फ $20,000 का आता है, इजराइल को इसे गिराने के लिए 1 मिलियन से ज़्यादा का इंटरसेप्ट मिसाइल फायर करना पड़ता है। इससे इजराइल की इकोनॉमी पर बहुत बोझ पड़ रहा है। इन देशों की लड़ाई में भुगतना पूरी दुनिया को पड़ रहा है, क्योंकि जहां से दुनिया का 20% क्रूड ऑयल निकलता है, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर रखा है। रोज़ाना तकरीबन 20 मिलियन बैरल्स तेल यहां से गुजरता है। सऊदी अरेबिया, इराक, UAE, कुवैत और कतर का सारा तेल इसी रास्ते से होकर इंडिया, चाइना और जापान पहुंचता है। और इस वॉर में सबसे ज़्यादा कोई कीमत चुका रहा है
वो मिडिल ईस्ट में यूएई है। यूएई ने बरसों से अपनी सेफेस्ट कंट्री की इमेज बनाई थी। आज यूएस, इजराइल और ईरान की वॉर में वो बड़ा नुकसान उठा रहा है। इतने मिसाइल्स और ड्रोन के बावजूद यूएई लाचार नहीं हुआ, बल्कि बेमिसाल डिसिप्लिन के साथ अपनी बेहतरीन डिफेंस करके दिखाया है। वो आज सिर्फ अपनी बिल्डिंग नहीं बल्कि दुनिया के उस ट्रस्ट को बचा रहा है जिस पर उसकी पहचान और पूरी दुनिया का भरोसा टिका है। आप इस तरह समझ सकते हैं, एक तरफ हमारा इंडिया है जहां हाल ही में इंडिगो का मोनोपोली देखने को मिला। कैसे टिकट का प्राइस 5-10 हज़ार का टिकट 70 से 80 हज़ार तक चला गया। फ्लाइट्स पे फ्लाइट कैंसिल हो रहे थे। इसमें हर जाति, हर रिलीजन के लोग परेशान थे, इंडियंस हो या फॉरेनर, सभी को परेशान किया गया। दूसरी तरफ दुबई और अबू धाबी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ऑर्डर जारी करके कहा कि फ्री फूड और एकोमोडेशन जितने भी लोग फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से एयरपोर्ट पर फंसे हैं, उनके खाने पीने और रहने का खर्च एयरलाइंस और एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ उठाएगी। और यही चीज़ दुबई को दुनिया से अलग बनाती है। लेकिन सवाल है, भारत का क्या स्टैंड है इस वॉर में? फॉरेन पॉलिसी का एक पक्का कानून है। ये इंडिया का सबसे पुराना रूल है। इसका मतलब है दुनिया के दो बड़े देश, जैसे एक तरफ यूएस, इजराइल और दूसरी तरफ रशिया, ईरान। इंडिया किसी का भी चमचा या फॉलोअर नहीं बनेगा। इंडिया अपना फैसला खुद लेगा। दूसरा, वसुधैव कुटुंबकम और पीस। इंडिया का मानना है कि दुश्मनी बॉम्ब से नहीं बल्कि मेज़ पर बैठकर बातचीत करने से ख़त्म होती है। तीसरा है नेशनल इंटरेस्ट। गल्फ कंट्री यूएई, सऊदी, कतर में 90 लाख से ज़्यादा इंडियंस रहते हैं। अगर इंडिया ने किसी के खिलाफ खुलकर स्टैंड लिया तो इन लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। आज अगर भारत दुनिया के सामने सीधी गर्दन के साथ खड़ा है तो उसके पीछे कई महान नेताओं और वैज्ञानिकों की सोच और हिम्मत है। एपीजे अब्दुल कलाम ने हमेशा से कहा था कि ताकत ही असली शांति की गारंटी होती है। अगर देश मजबूत हो तो कोई भी दुश्मन उस पर आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचता है। इसी तरह इंदिरा गांधी ने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को दिखा दिया कि भारत अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में पोखरण टेस्ट के जरिए भारत को एक न्यूक्लियर पावर के रूप में और भी मजबूत बना दिया। India successfully carried out 3 underground nuclear tests. इन सभी नेताओं और साइंटिस्टों की सोच और बलिदानों की वजह से ही आज भारत एक ऐसा देश है जिसे कोई डरा नहीं सकता। इसलिए हमें सिर्फ अपने देश की ताकत पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि उन महान लोगों को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने भारत को ये शक्ति दी।